हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 412वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में, पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ठुमरी गायिका रसूलन बाई जी का घराना है। ठुमरी गायिका रसूलन बाई जी का घराना है बनारस घराना। बनारस घराने की ठुमरी गायिका है रसूलन बाई जी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ललन पिया संबंधित हैं। ललन पिया जी संबंधित हैं ठुमरी से। ठुमरी से संबंधित हैं ललन पिया जी। जितने भी पिया हैं, जिनके भी नाम के आगे पिया लगा है, वे सभी ठुमरी गायक हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ललन पिया का उपनाम है। ललन पिया का उपनाम है गुलाम मुस्तफ़ा खां। गुलाम मुस्तफ़ा खां जी का उपनाम है ललन पिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल है। तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल है बड़ा ख्याल के साथ। बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल के साथ तिलवाड़ा ताल का वादन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सादरा के साथ ताल बजाया जाता है। सादरा के साथ ताल बजाया जाता है झप ताल। झप ताल जो 10 मात्रा की ताल है, इसको सादरा गायन शैली के साथ बजाया जाता है। छठवां प्रश्न है, प्रसारिणी नाम है। प्रसारिणी नाम है 11वीं श्रुति का। 11वीं श्रुति का नाम है प्रसारिणी श्रुति। सातवां प्रश्न है, रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किया है। रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किया है नारायण मोरेश्वर खरे जी ने। नारायण मोरेश्वर खरे जी ने रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किया है और किस ग्रंथ में किया है, इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत में अलंकार कितने अर्थों में प्रयोग होते हैं। संगीत में अलंकार प्रयोग होते हैं 2 अर्थों में, जो है शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। इसको शब्दार्थ अलंकार और अर्थार्थ अलंकार भी कहते हैं। आप शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो संगीत में अलंकार जो हैं 2 अर्थों में प्रयोग हुए हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार में। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 2 अर्थों में संगीत के अलंकारों का किस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। 2 अर्थों में यानी कि शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार, इन 2 अर्थों में संगीत के अलंकारों का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये ग्रंथ है संगीत रत्नाकर के स्वराध्याय के अंतर्गत। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में स्वराध्याय के अंतर्गत 2 अर्थों में संगीत के अलंकारों का उल्लेख हुआ है। ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत के 10 मुख्य थाटों को कितने थाटों में से मुख्य माना गया है। हिंदुस्तानी संगीत के 10 मुख्य थाटों को, जो 10 मुख्य थाट हैं, बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये 10 मुख्य थाट हैं। इनको कितने थाटों में से मुख्य माना गया है, तो इनको माना गया है 32 थाटों में से। 32 थाटों को बनाया गया था, जिसमें से 10 थाटों को ही मुख्य माना गया है, उपयोगी माना गया है हिंदुस्तानी संगीत में। इसके बाद 11वां प्रश्न है, स्वरमेल कलानिधि के लेखक हैं। स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के लेखक हैं रामामात्य जी। रामामात्य जी ने 1550 ईस्वी 16वीं शताब्दी में स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ को लिखा था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुपद के बाद गाए जाने वाली गायन शैली है। तो ध्रुपद के बाद गाए जाने वाली गायन शैली है धमार। धमार जो गायन शैली है, इसका प्रयोग ध्रुपद गायन शैली के बाद किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चतुरंग के 4 अंगों के नाम हैं। चतुरंग में 4 अंग होते हैं। इन अंगों के नाम है पद, तराने के बोल, सरगम के बोल और पाठाक्षर। पद, तराने के बोल, सरगम के बोल और पाठाक्षर, ये 4 अंग हैं चतुरंग के। और त्रिवट में 3 अंग होते हैं। ये 3 अंग कौन कौन से हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में 7 स्वरों के नाम हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक के 7 नोट्स के नाम हैं टॉनिक नोट, सुपर टॉनिक नोट, मीडियंट नोट, सब डोमिनेंट नोट, डोमिनेंट नोट, सब मीडियंट नोट और लीडिंग नोट। ये लीडिंग है या लैंडिंग नोट है, इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका आंसर यदि आपको मिलता है तो भी कमेंट में आप जरूर बताइए, ठीक है। तो पाश्चात्य संगीत के 7 स्वरों के नाम हैं टॉनिक नोट, सुपर टॉनिक नोट, मीडियंट नोट, सब डोमिनेंट नोट, डोमिनेंट नोट, सब मीडियंट नोट और लीडिंग नोट। इसके बाद 15वां प्रश्न है, राग अहिर भैरव में निषाद स्वर है। राग अहिर भैरव में कोमल निषाद स्वर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कोमल निषाद स्वर युक्त राग है राग अहिर भैरव राग। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक जातियों के मिश्रण से बने जाति को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जातियों के मिश्रण से बने जातियों को कहते हैं विकृत जाति या संसर्गजा जाति। विकृत जाति या संसर्गजा जाति कहते हैं 2 या 2 से अधिक जातियों के मिश्रण से बने जाति को। इसके बाद 17वां प्रश्न है, गोबरहार बानी को अन्य किस नाम से जानते हैं। गोबरहार बानी को गोरारी बानी या गौहार बानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डागुर बानी के कलावंत हैं। डागुर बानी के कलावंत हैं ब्रजचंद्र जी। ब्रजचंद्र ठाकुर जी डागुर बानी के कलावंत हैं, यानी कि डागुर बानी का जो स्थापना करता है, स्थापित किया है इन्होंने ब्रजचंद्र जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, तानसेन जी किस बानी के कलावंत हैं। तानसेन जी कलावंत हैं गोबरहार बानी के। गोबरहार बानी, गोरारी बानी या गौहार बानी के कलावंत हैं, संस्थापन करता है मियाँ तानसेन जी। इसके बाद 20वां और आखिरी प्रश्न है, राजा सम्मोहन सिंह जी किस बानी के कलावंत हैं। राजा सम्मोहन सिंह जी कलावंत हैं खंडहार बानी के। खंडहार बानी के कलावंत हैं राजा सम्मोहन सिंह जी। इसके अलावा एक बानी और है नौहार बानी। नौहार बानी के कलावंत कौन है, इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न आपसे पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 412वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 411 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोज़ को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 413वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।